सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, जिसमें हमने सेक्शन 1 को शुरू किया है, जो कि हम लोग का आखिरी सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। और इसी में हमने एग्रीकल्चर को शुरू किया, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और अभी सेकंड पार्ट अपलोड होगा, जिसमें कि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जा रहा है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों का वर्णन संक्षिप्त में करें। भूमि सुधार संबंधी जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करनी है। तो भारत में भूमि सुधार के पीछे का मुख्य उद्देश्य था क्या कि कृषि पर जो भी घटित होने वाली कृषि पर जो भी समस्याएं आ रही उनको ख़त्म करना। प्राथमिक उद्देश्य कृषि को ही दिया गया था इसमें। तो भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि पर घटित होने वाली संबंधों में सुधार किया जाता है और इसलिए इन्हें संस्थागत सुधार भी कहा जाता है। और भारत में भूमि सुधार का प्रथम उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जबकि द्वितीय उद्देश्य था सामाजिक न्याय की स्थापना करना, क्योंकि उस समय भूमि जो था वो बहुत कुछ ही व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि आ गई थी, जिसके वजह से जो किसान थे उन्हें भूमि नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी समस्या बन गई थी और इसीलिए आज़ादी के बाद से भारत सरकार के द्वारा भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला हो गया बिचौलिया का अंत करना है, दूसरा हो गया कि काश्तकार की स्थिति में सुधार करना है और तीसरा कृषि का पुनर्संगठन करना है। तो पहला पॉइंट हो गया हम लोग का बिचौलियों का अंत। तो आज़ादी से पहले भारत में जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसी प्रथा चलती थी, जिसके वजह से धीरे धीरे करके धीरे धीरे भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास आ गया था और जो काश्तकार थे, जो किसान थे, वे वही भूस्वामियों के पास कार्य करते थे और परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत ऊंचा लगान देना पड़ता था, जिसकी वजह से वे शोषण के शिकार होते थे और इसका असर डायरेक्टली कृषि पर देखा जाता था और कृषि की उत्पादकता में कमी होने लगी थी। तो बिचौलियों का अंत करने के लिए ही 1948 में इसकी शुरुआत मद्रास से की गई थी और 1972 तक लगभग सभी राज्य के द्वारा जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून लागू कर दिया गया था, जिसका शुरुआत मद्रास से किया गया था। अब है कि इसके उन्मूलन में सबसे बड़ी कठिनाई इसके क्षतिपूर्ति को लेकर थी, जिसके आरंभ में प्रिवी पर्स का प्रावधान हुआ, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और इसी के तहत भारत में लगभग 20 मिलियन किसान सीधे राज्य के संपर्क में आए और लगभग 57.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि भूमिहीन किसानों को हस्तांतरित की गई। यानी कि बहुत सारा भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिए के पास था, जिसको किसानों को हस्तांतरित किया गया जिनके पास ज़मीन नहीं थी। दूसरा आता काश्तकारी सुधार। तो काश्तकारी सुधार में क्या आ जाएगा कि इसके तहत लगान का नियमन, कार्यकाल का स्थायित्व और मालिकाना हक जैसे विषय प्रमुख थे और आज़ादी के पहले भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत भारत में हस्तशिल्पों को नष्ट किया गया। अगर हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया गया तो इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी कि यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या यानी कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो वो गाँव की तरफ चला जाएगा और जिससे वे गाँव में जाएंगे तो गाँव में भूमि की मांग भी अचानक से बढ़ जाएगी और अगर मांग बढ़ जाएगी तो लगान की दरें ऊंची हो जाएगी। तो योजना आयोग के अनुसार भूमि पर लगान की मात्रा कुल उपज का 20 से 25% ही होना चाहिए, लेकिन भारत के अलग अलग राज्य में लगान नियमन को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिससे व्यवहारिक रूप में लागू करना कठिन था। यानी कि अलग अलग राज्य की अपने अलग अलग कंडीशन थी, जिसको व्यवहारिक रूप से लागू करना काफ़ी दिक्कत हो जाता था। और इसके अलावा भारत में लंबी न्यायिक प्रक्रिया एवं काश्तकारी के ऊपर जटिलता आरोपित की। परिणाम तो क्या हो गया कि लगान दर शोषण के उपकरण बनने लगा और इस समय आज़ादी के बाद भारत सरकार ने लगान नियमन को नए सिरे से प्रयास किया। यानी कि जब जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गाँव की ओर आने लगा तो गांव में भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि की मांग अगर बढ़ने लगी तो जिसके परिणाम स्वरूप लगान की दरें काफ़ी ऊँची होने लगी। अलग अलग राज्य के लगान की दर अलग अलग था, जिसको सही तरीके से लागू करना केंद्र सरकार के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न कर रहा था। अगर योजना की बात किया जाए तो लगभग 20 से 25% कुल उपज का लगान होना चाहिए। तो काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी किसान भूस्वामी के पास, जमींदार के पास कार्य कर रहे थे उन्हें मालिकाना हक प्रदान करना था और इसी के संदर्भ में अलग अलग राज्य के द्वारा अलग अलग कानून भी बनाया गया, लेकिन सर्वाधिक सफल कानून जो था वह केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से हुआ था। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने भूमि सुधार करने के लिए ऑपरेशन वर्ग चलाया, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन अधिकांश राज्य में ऑपरेशन वर्ग को सफलता नहीं मिला, जिसके कारण काश्तकार के द्वारा मालिकाना हक के प्रति रुचि नहीं दिखाना था। यानी कि कुल मिला के सरकार तो चाह रही थी कि किसानों को मालिकाना हक मिले, लेकिन बहुत सारे राज्य में किसान नहीं चाह रहे थे कि वे मालिक बने, यानी कि उनका मालिकाना हक के प्रति रुचि कम था, जिसकी वजह से जो भी ऑपरेशन था वो सही तरीके से सफल नहीं हो पाया। आगे कृषि का पुनर्संगठन।
तो आरंभ काल से ही भारतीय समाज में उत्तराधिकारी का नियम विद्यमान रहने के कारण भूमि या जोत का विखंडन जारी रहा है। तो भारत में जैसे कि परिवार में देखा जाता है कि जो भी जमीन है उसको बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है, यानी कि दिन ब दिन जोत का आकार छोटा होता जा रहा है और परिणामतः वर्तमान समय में भारत प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का आकार मात्र 0.13 हेक्टेयर रह गया है, जबकि विश्व का औसत आकार 3.7 हेक्टेयर है। भारत में भूमि जोत की कुल संख्या 80% भारत में भूमि जोत की कुल संख्या का 80% जो है वो सीमांत जोत है और लघु जोत है, और इन स्तर में किसानों के पास कृषि का क्षेत्रफल का मात्र 39% भाग ही आता है। ऐसे में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना या इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण करना दुष्कर कार्य था। तो भारत में भूमि का बंटवारा होते होते औसत आकार कितना हो गया, 0.13 हेक्टेयर हो गया। लेकिन अगर विश्व के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो विश्व में लगभग 3.7 हेक्टेयर है, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और लगभग 80% कुल जोत का 80% जो हम लोग का सीमांत जोत और लघु जोत का ही है। तो ऐसे में कृषि से संबंधित जो भी नीति थे उसको सही प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता था। हालांकि सरकार ने भारत में छोटे छोटे खेतों के समस्या का समाधान करने के लिए 2 नीतिगत कदम उठाए। पहला चकबंदी और दूसरा सहकारी कृषि। तो चकबंदी कृषि और सहकारी कृषि, इसमें क्या हो जाएगा, तो चकबंदी की प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति के अलग अलग अवखंडित खेतों के स्वामित्व में परिवर्तन करते हुए उन्हें बड़े खेत में बदला जाता था। यानी कि एक व्यक्ति का छोटा छोटा खेत हर जगह पर होता था, तो उसके बदले उसका जितना भी एरिया होगा टोटल एरिया को एक ही जगह पे उपलब्ध कराया जाता था। तो यही क्या हो गया, हम लोग का चकबंदी हो गया। और चकबंदी जो था वह स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य भी हो सकती थी। स्वैच्छिक चकबंदी में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती थी, लेकिन अनिवार्य चकबंदी में राज्य के कानूनों का पालन करना जरूरी होता है। स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से अगर वे चकबंदी करा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर अनिवार्य है तो ऐसे में सरकार जबरन उनके ज़मीनों को एक जगह पे कराएगी। भारत में चकबंदी कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे कुछ राज्य में ही सफल रहा, जिसका मुख्य कारण क्या था कि काश्तकारों के बेदखल होने का डर। यानी कि यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में यहाँ के जो भी किसान थे, जो भूस्वामी के यहाँ कार्य करते थे, उनको बेदखल होने का डर रहता था, और यही डर जो था उन्हें चकबंदी करने के लिए सहमत किया तथा उत्तराधिकारी के बाद सहमति संबंधी विचार में परिवर्तन आना। कुछ राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश में चकबंदी का कार्यक्रम इसलिए असफल हुआ क्योंकि यहाँ चकबंदी अनिवार्य न होना स्वैच्छिक था। बाकी जगह पर अनिवार्य था, यानी कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन बंगाल साइड ऐसा नहीं था। जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्यों में चकबंदी से जुड़े कानून निर्मित ही नहीं हुए। यानी कि जो चकबंदी था वो पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। फिर कि चकबंदी कानून की विफलता के मार्ग में एक मुख्य बाधा मूल्य निर्धारण की समस्या भी थी, क्योंकि भूमि का मूल्य क्या होगा, उत्पादकता किस प्रकार से होती है उस भूमि में, विशिष्टता पर कोई स्पष्ट निर्धारण करना आसान नहीं था। जैसे कि एक किसान है, उसका छोटा सा आकार है, लेकिन वो भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, तो ऐसी स्थिति में चकबंदी के माध्यम से उन्हें इस प्रकार की भूमि मुहैया कराया जा रही है जो कि कम उपजाऊ है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर रही थी। तो ये सब के बारे में चकबंदी कानून में स्पष्ट रूप से कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि अधिक उपजाऊ है तो उसके बदले उन्हें कितनी ज़मीन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भूमि अभिलेखों की कमी थी, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी थी, तो जो कि इसके सफलता के मार्ग में बाधक बने थे। और यहाँ स्मरणीय रखने योग्य बात यह है कि जिन राज्यों में चकबंदी सफल रही वहाँ एक बार पुनः चकबंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पे चकबंदी सफल रहा, तो वर्तमान समय में फिर से यहाँ पे चकबंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि उस समय चकबंदी हो गया, अब वर्तमान समय में फिर से भूमियों का विभाजन हो गया, परिणाम स्वरूप छोटे छोटे जो अलग अलग जगह पे हो गए, तो फिर से कहीं ना कहीं चकबंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब सरकारी कृषि में किसान संबंधित राज्य में सहकारी नियम के अंतर्गत एक समिति की स्थापना करते हुए अपने खेतों का आपस में मिलाकर स्वामित्व में परिवर्तन किए बगैर कृषि कार्य किया जाता है, और भारत में सहकारी कृषि बहुत कम सफल हुई है। तो सहकारी कृषि मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, जो भी किसान है वे सभी आपस में मिलकर और उनके स्वामित्व में परिवर्तन किए बगैर कृषि कार्य करते हैं, लेकिन भारत में ये सफल नहीं हो पाया। भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कृषिगत क्षेत्रफल के 0.4% भाग पर ही सहकारी कृषि होता है, यानी कि यहाँ पर लोग मिलकर कार्य करते हैं, तथा भारत के मात्र 2% किसान ही सहकारी कृषि से जुड़ पाए हैं। फिर गुरनार मिंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखा है कि भारत में सहकारी कृषि पूंजीवादी कृषि बन चुकी है। अब है कि सहकारी कृषि की असफलता आखिर क्यों हुई भारत में,
तो लाभों और मजदूरियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाना, क्योंकि सभी व्यक्ति के काम और व्यवहार में अंतर होता है। तो अगर 2 व्यक्ति या फिर 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो इसमें से कोई व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता होगा, कोई व्यक्ति कम कार्य करता होगा। तो ऐसी स्थिति में लाभ के बंटवारा संबंधी समस्या उत्पन्न होना ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सहकारी कृषि के लिए वो सही साबित नहीं हुआ। फिर है कि राज्य सरकार भी इसमें उदासीन रवैया, पंजीकरण में विलम्ब, समय पर निरीक्षण नहीं होना और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, शिक्षा के अभाव, भूमि से लगाव, ये सारी समस्या थी जिसकी वजह से भारत में सहकारी कृषि सही तरीके से सफल नहीं हो पाई। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, कृषि विपणन प्रणाली क्या है? भारत में कृषि विपणन प्रणाली में सुधार की क्यों आवश्यकता है और कृषि विपणन प्रणाली के संदर्भ में सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें। यानी कि यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ के बारे में बात करनी है। तो विपणन क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा। तो कोई भी किसान है उसके द्वारा जो भी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, तो उनके द्वारा जो भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए जो भी नीति होगी, जो भी क्रिया होगी, वे सारा क्या कहलाते हैं? विपणन कहलाते हैं। तो किसानों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी क्रियाओं एवं नीतियों को कृषि विपणन कहा जाता है। और भारत में एक व्यवस्थित कृषि विपणन प्रणाली की कमी है, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी भारतीय किसान अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में जाकर विक्रय करने में अक्षम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसानों की उत्पादन काफ़ी अच्छा होती है तो वैसी स्थिति में भी उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि भारत में विपणन प्रणाली की समस्या काफ़ी अधिक देखी जाती है। तो परिणाम स्वरूप उन्हें मध्यस्थता करना होता है, यानी कि बीच वाले लोगों का सहायता लेना होता है, जो कि किसान से अनाज को या फिर सब्जी को लेकर बाजार में बेचते हैं। इससे क्या होता है कि किसान को लाभ कम होता है और जो बिचौलिया होता है उसको लाभ अधिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्या कृषि विपणन से संबंधित ही है, क्योंकि अगर विपणन प्रणाली स्ट्रांग होती तो किसान को लाभ अधिक मिल पाता और अपने वस्तुओं को उचित बाजार मूल्य पर नहीं प्राप्त करने के कारण अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए भी अभिशप्त है। 2016 में ही मध्य प्रदेश में टमाटर की अधिक उत्पादन के कारण किसानों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर बेचना पड़ा। यानी कि टमाटर का उत्पादन काफ़ी अधिक हो गया, लेकिन उनको बाजार उपलब्ध नहीं होने की वजह से भी टमाटर को नहीं बेच पाए। परिणाम स्वरूप टमाटर का दाम काफ़ी गिर गया और वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। नासिक की बात किया जाए तो वहाँ की मंडी में प्याज की कीमत जो था वो 5 पैसा प्रति किलोग्राम के स्तर तक चल गई थी और इससे किसानों को उनका लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो सका। और यही स्थिति दर्शाता है कि भारत में कृषि विपणन प्रणाली का कितना अभाव है। यानी कि कृषि विपणन क्या हो गया कि किसानों के द्वारा जो भी वस्तु या फिर अनाज का उत्पादन किया जा रहा है उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने से संबंधित जो भी क्रिया है, जो भी नीति है, वो सारा कृषि विपणन में आ जाएगा, जो कि भारत में काफ़ी बड़ी समस्या बन के है। अभी की संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय 2013 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में कृषि विपणन प्रणाली का अभाव 40% कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर विपणन प्रणाली सही रहता तो ये 40% कृषि उत्पादन नष्ट हो रहे हैं, ये नहीं हो पाता। और एसोचैम उद्योग संगठन का भी मानना है कि भारत में कृषि विपणन से जुड़ी सेवाएं जैसे कि भंडारगृह नहीं है। यानी कि जब हम लोग का अधिशेष उत्पादन हो जाएगा तो वैसी स्थिति में उनको रिजर्व रखने के लिए भंडारगृह नहीं है। कृषि पर प्रयोगशाला और जांच का अभाव है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे कि कृषि पर शोध करने के लिए मात्र 0.3% ही कुल जीडीपी का खर्च किया जाता था, जिसको बढ़ाकर 5% का मांग किया गया, जबकि विकसित देश में ये काफ़ी अधिक मात्रा में है। तथा इस संगठन की सिफारिश थी कि ऐसी सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं को सेवा कर से मुक्त किया जाए। यानी कि कृषि विपणन से संबंधित जो भी संस्था है उनसे कर नहीं लिया जाए। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार भी भारतीय किसानों को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और उन्हें बाजार मूल्य से 60 से 80% कम कीमत ही मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग खुद परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग किसान घर से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग के द्वारा जो भी सब्जी का उत्पादन किया जाता है, मेहनत तो काफ़ी अधिक कर लेते हैं हम लोग, लेकिन बाज़ार में उसका एक उचित कीमत नहीं मिल पाता है। अब है कि इन सारे स्थिति के बावजूद भी भारतीय कृषि विपणन के समक्ष अलग अलग चुनौतियाँ दिखाई देती है, जैसे कि वर्तमान विपणन प्रणाली से किसानों को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अगर विपणन प्रणाली के गठन किया गया सही तरीके से, तो भी किसान को उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हो सकती है, जिसमें बिचौलियों का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है।
जैसे कि अगर चावल का अगर बेचना है तो इसमें बिचौलिए का भागीदारी 31% हो जाता है, सब्जी में 29.5% हो जाता है और फलों की बिक्री में 26.5% हो जाता है। तो इस अनुपात को भी कम करना काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ किसान को ही मिलेगा। फिर एक कृषि विपणन हेतु खरीद कार्य में लगी हुई एजेंसी जैसे कि FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इफ़को, ट्राइफेड, ये सब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और इसके पास भवन से लेकर लैब एवं कार्यबल तक का अभाव देखा गया है। फिर कि कृषि उत्पादन को राष्ट्र मंडी तक की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित परिवहन सुविधा का होना भी जरूरी है, क्योंकि माल ढुलाई के दौरान ही भारत में बड़ा कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाता है। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर आता है किसानों से संचार आधारित तकनीकी क्षमता का अभाव और सरकार का प्रयास तकनीकी के माध्यम से किसानों की वस्तुओं को निश्चित बाजार तक पहुंचाकर अधिकतम कीमत दिलाने का प्रयास, जो कि जागरूकता के बिना संभव नहीं है। तो ये सारा कुछ समस्या हो गया जो कि कृषि विपणन के समक्ष चुनौती के रूप में आ रही है। तो भारत में कृषि विपणन प्रणाली में सुधार की व्यापक आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है और यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर कृषि विपणन प्रणाली को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में किसान डायरेक्टली बाजार में इन्वॉल्व होकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं अपने उत्पादों को बेचकर, और ऐसी स्थिति में उनकी आय में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर का लेवल बढ़ेगा। आगे है भारत में कृषि विपणन प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कृषि उत्पाद एवं बाजार अधिनियम 1950 को लागू किया गया और यह एक्ट अलग अलग राज्य के किसान के द्वारा काटी गई फसल की पहली बिक्री के लिए विनियमित बाजार या फिर मंडियों में स्थान दिलाने की सुविधा देता है। और इस समय लगभग 1500 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी संचालित हो रही है, लेकिन यह कानून अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहा, यानी कि जो भी लक्ष्य था इस कानून को बनाने के पीछे वो नहीं मिल पाया। और केंद्रीय खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली मंत्रालय इसे धीरे धीरे खत्म करने की बात कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार फल और सब्जी को, बिहार सरकार धान खरीद को इस एक्ट से बाहर कर दिया है। हालांकि इस एक्ट में बिचौलिए से निपटने का कठोर प्रावधान है और उचित क्रियान्वयन नहीं होने के कारण यह कमजोर भी दिखाई दे रहा है। आगे के ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2003 में संशोधित रूप में मॉडल कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून को लागू किया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो देश में जो भी कृषि बाजार का विकास, उनका प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि कृषि को उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण और मानकीकरण के लिए मानक ब्यूरो गठित करने का भी प्रावधान था और यह कानून के तहत यही सारा प्रावधान किया गया था। इससे पूंजी निवेश, सीधी खरीद जैसी भावी कदमों को बढ़ावा मिलेगा और इस मॉडल एक्ट को 2014 तक 16 राज्य ने लागू किया है। अब है कि भारत में कृषि विपणन के लिए बहुत सारे संगठन का भी स्थापना किया गया, जिसमें इफ़को आ गया, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसका स्थापना 1967 में किया गया था, जो कि उर्वरक की पहुंच को किसान तक आसान करता है और इसमें बहुत सारी सहकारी समिति के माध्यम से यह पूरे देश में उर्वरकों का वितरण करता है और 158 किसान सेवा केंद्र के माध्यम से आवश्यक कृषि अनुदान भी उपलब्ध कराता है। यानी इफ़को का मुख्य कार्य क्या हो गया, उर्वरक की पहुंच और कृषि अनुदान को उपलब्ध कराना। इसके लिए बहुत सारी सहकारी समिति का भी संचालन किया जा रहा है, जो कि पूरे देश में उर्वरक की पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है। अब नाफेड आएगा, तो सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए 1958 में नाफेड की स्थापना किया गया और भारत सरकार के कृषि विभाग से जुड़ा संस्था है ये, इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है और शाखा कार्यालय नागपुर में है। इसका देश भर में 11 क्षेत्रीय कार्यालय है और नागपुर में केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला है। इसके अलावा 26 उप कार्यालय है, 16 एकमार्ग प्रयोगशाला है और इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद तथा खाद, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण एवं मशीन, पैकिंग मशीन और वन उत्पाद, डेयरी, ऊन, पशु उत्पाद से जुड़े क्रय विक्रय एवं संभरण के क्रियाकलाप किए जाते हैं। यानी कि नाफेड में लगभग सभी चीज़ आ गया, प्रयोगशाला आ जाएंगे और कृषि से संबंधित उत्पाद आ जाएंगे, उनके बीज हो गया, उर्वरक आ गया, कृषि उपकरण आ गया, मशीन आ गया, भीड़ आ गया, यानी कि टोटल चीज लगभग नाफेड के अंतर्गत आ जाएगा। अब इनके क्रय विक्रय एवं संभरण के क्रियाकलाप भी इनमें किए जाते हैं और साथ ही यह संगठन सहकारी नेटवर्क के माध्यम से मंडी के स्तर पर किसानों की उपज की खरीद कर उसकी सहायता करता है। तो ये हो गया मुख्य रूप से नाफेड का कार्य। अब राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था
यानी कि इसका गठन 1988 में जयपुर में किया गया और यह कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य, सलाहकार के रूप में और सेवा और शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर ट्राइफेड आ गया, तो इसका गठन जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ के रूप में 1987 में किया गया, जो कि अप्रैल 1998 से कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या हो गया, तो जनजातीय लोगों के शोषण को रोकना, निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना, और यह पेड़ों तथा वनों के उत्पाद का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास करने वाली प्रमुख एजेंसी है। तो ट्राइफेड मुख्य रूप से हम लोग का जनजाति से संबंधित हो गया और इसमें मुख्य रूप से पेड़, वनों के उत्पाद, इनको एकत्रीकरण करना, प्रसंस्करण करना, भंडारण करना और उनके विकास के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जिसका गठन 1987 में हुआ था, लेकिन कार्य करना प्रारंभ 1998 से किया। फिर है कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1967 में किया गया था और भारत में कृषि खरीद करने वाली यह सबसे बड़ी एजेंसी है। तो कृषि विपणन के कार्य में कुछ संगठन हो गया, जैसे कि इफ्को, नाफेड, ट्राइफेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो ये सभी संस्थाओं और कानून के माध्यम से भारत में कृषि विपणन प्रणाली को बढ़ावा मिला है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि इसके बावजूद भारतीय किसान आज सर्वाधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। ऐसे में सरकार कृषि विपणन के लिए हाल के वर्षों में नई पहल भी की है, यानी कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में जुड़े लोगों की स्थिति को सुधार करने के लिए दिन ब दिन कार्य किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वे किसी न किसी कारणवश असफल रहा है या तो सही तरीके से भी लागू नहीं हो पा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति अभी भी वर्तमान समय में भी काफ़ी खराब है। अब है कि ऐसे में सरकार कृषि विपणन के लिए हाल के वर्ष में नई पहल भी की है, जैसे कि घरेलू बाजार की कार्यकुशलता में सुधार हेतु जिन्स कमोडिटी यानी कि वस्तु वायदा बाजार की शुरुआत की है। और यह बाजार न केवल मूल्य खोज प्रणाली को आगे बढ़ाता है, बल्कि वस्तुओं के मूल्य जोखिम संचालन हेतु मंच भी प्रदान करता है। और वर्तमान में 113 वस्तु है, जिसमें से 43 वस्तु को वायदा कारोबार होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये भावी मूल्य रुझानों का संदेश वाहक है। फिर आता है नाम आता है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका शुरुआत 2015 में किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, तो कृषि उपज विपणन समिति मंडियों का एक नेटवर्क बना के कृषि उत्पाद के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करना। और सितंबर 2016 तक इसमें 200 से ज़्यादा कृषि मंडी को कवर करेगा। फिर भारत में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कृषि तकनीक मूलभूत सुविधा कोष की स्थापना 2015 में किया है, जिसमें कि लघु किसानों को कृषि व्यवसाय संघ की स्थापना करने के साथ साथ पूरे देश में चयनित मंच प्रदान करेगा। तो ये सारा कुछ एक्स्ट्रा प्रयास हो गया सरकार के द्वारा। तो सफलता इसमें काफ़ी हद तक किसानों को जागरूकता पर निर्भर करती है, कि अगर किसान जागरूक है तो ही जाके ये सारा चीज़ सफल हो सकता है। और इसके साथ ही सरकार को भी चाहिए कि सरकार ऐसे किसान कॉल सेंटर खोले जहां किसान अपने उपज की कीमत की जानकारी भी प्राप्त कर सके और उचित मूल्य के लिए बिक्री से पहले उचित ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विपणन समितियां खुदरा एवं थोक दुकानों की स्थापना करें तो यह बेहतर विकल्प होगा। यानी कि ये सारा प्रयास अगर किया जाएगा और अगर किसान जागरूक है तो ही ये सारा प्रयास सफल होगा। परिणाम स्वरूप कृषि विपणन की समस्या जो है उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति पर संक्षिप्त नोट लिखें या फिर हरित क्रांति के प्रमुख घटक का वर्णन करते हुए इसके नकारात्मक प्रभावों का भी उल्लेख करें। तो हरित क्रांति का मतलब क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र में तीव्र उत्पादन दर बढ़ाकर वैश्विक खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य को पूरा करना। और 1960 के दशक में ही जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं के बीज पर शोध किया और उसके लिए उन्नत किस्म के बीज HYV बीज यानी कि हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज को डेवलप कर लिया, जिसने न केवल कृषि क्षेत्र से कायापलट हो गया बल्कि विशेषकर विकासशील देश में खाद्यान्न संकट जो था उससे भी वो बाहर आ गया। तो हरित क्रांति में क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर को बढ़ाकर वैश्विक खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य को पूरा करना था। और 1960 में जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा गेहूं के लिए हाई यील्ड वैरायटी बीज का डेवलप कर लिया गया। और इसका लाभ क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में अलग ही क्रांति आ गई और जो भी विकासशील देश थे उन्हें पहली बार खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। और इसी कार्य के लिए 1970 में ग्रीन मैन के नाम से मशहूर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में हो रहा है, जिसमें खरीफ फसल से होता है और जिसका मुख्य नेतृत्व भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन कर रहे थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति आया था। और इसी दौरान कृषि के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग, उर्वरक व सिंचाई के स्तर में भी वृद्धि हुआ।
साथ ही साथ कृषि साख भंडारण, विपणन एवं वितरण जैसे कार्यक्रम अपनाए गए, जिन्हें एकीकृत कार्यक्रम के रूप में हरित क्रांति कहकर संबोधित किया गया। यानी कि हरित क्रांति में आ जाएगा हम लोग का बीज का किस प्रकार से प्रयोग करना है, उर्वरक और सिंचाई की क्या भूमिका रहेगी, कृषि साख भंडारण, विपणन, ये सारा चीज़ हरित क्रांति में आ जाएगा। तो इन सभी के एकीकृत स्वरूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति बोलते हैं, जिसकी शुरुआत भारत में MS स्वामीनाथन के द्वारा 1966 में किया गया था। अब इसके प्रमुख घटक क्या क्या हो गया, तो इसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया। तो 1966 में भारत सरकार ने 18,000 टन उन्नत किस्म के बीज जो कि मैक्सिको से प्राप्त किए थे, और पंजाब और हरियाणा, इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कि सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर बुआई की, और परिणाम स्वरूप गेहूँ की पैदावार में 200 गुना की वृद्धि देखी गई। फिर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग यहाँ पे किया गया था, लेकिन आगे जाकर इससे समस्या उत्पन्न होने लगेगी। तो बीज उत्पादकता तभी बढ़ा सकते हैं जब उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, और इन बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए परंपरागत रासायनिकों की जगह NPK जो कि 4:2:1 के रेशियो में दिया जाता है। उर्वरकों की आवश्यकता थी, और इसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने यूरिया, DAP जैसे उर्वरक उत्पादन पर बल दिया। और भारत में और वर्तमान में भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी बन गया है। लेकिन इसके वजह से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि सरकार इसमें सब्सिडी प्रदान करने लगी। परिणाम स्वरूप किसान इसके अनियमित यूज करने लगा, और वर्तमान में जैविक खेती की मांग होने लगी। अब एक सिंचाई सुविधाओं का विकास करना था इसमें। तो उर्वरक को घोलने के लिए, फसलों को नियंत्रित विकास के लिए निश्चित समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सरकार ने सिंचाई करने के लिए नहरों के बड़े जाल के साथ साथ वृहद पैमाने पर कुआं और तालाबों का भी निर्माण कराया। रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग, तो नए बीजों को खरपतवार से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया। फिर एक कृषि साख भंडारण, विपणन जैसे समस्या वितरण पर बल दिया गया। तो नई कृषि नीति में उन्नत बीज के बाद सरकार ने उर्वरक, विद्युत सिंचाई तथा साख क्षेत्र के लिए भारी निवेश किया, और सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर खाद्य अनुचित सब्सिडी भी दी जाने लगी। साख की व्यवस्था के लिए 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और भारत खाद्य निगम की स्थापना 1967 में हुआ था। किसानों को 1965 में डच की घोषणा की जाने लगी थी, और कृषि व्यापार को भी प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई थी। अब कि ये सारा प्रयास के बाद कृषि उत्पाद बढ़ेंगे, किसानों की आय भी बढ़ेगी, गेहूं के साथ साथ चावल का पैदावार भी बढ़ेगा, और फलस्वरूप भारत में निर्धनता घटा, और 1967 में जहां 64% आबादी गरीब था, वही घटकर 64% से कम हो गया। परंतु इन सबके नीचे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर पहली बार हुआ। साथ ही भविष्य के अकाल वगैरह को देखते हुए प्रतिरोधक भंडार क्षमता भी विकसित करने लगा। यानी कि अगर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है, यानी कि हम लोग का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगा। तो ये सब का हुआ तो जब भारत में 1966 में हरित क्रांति आया उसके बाद। लेकिन हरित क्रांति की सफलताओं का देश पर सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कि हरित क्रांति से किसानों के आय में विसंगति आई और अंतर क्षेत्रीय विषमता पड़ी। यानी कि हरित क्रांति मुख्य रूप से उन सभी क्षेत्रों में ही सफल हो पाई जहाँ पर सभी संसाधन उपयुक्त थे, यानी कि वहाँ के किसान को अच्छा लाभ हुआ, लेकिन अन्य जगह पर किसानों को लाभ उतना नहीं हुआ। अत्यधिक जल जमाव के कारण मलेरिया जैसी जल जन्य बीमारी स्तर बढ़ा। तो हरित क्रांति के तहत हम लोग सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराए, परिणाम स्वरूप जल का जमाव काफ़ी अधिक होने लगा और अनेक बीमारी उत्पन्न होने लगी। असंतुलित फसल प्रतिरूप भारत में देखने को मिला, क्योंकि दलहन, तिलहन, मक्का जो जैसे अनाजों का उत्पादन उस गति से नहीं हो रहा था जैसा कि गेहूं और धान में दिख रहा था। यानी कि हरित क्रांति के बाद गेहूं और धान की वृद्धि बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन बाकी चीज़ का वृद्धि नहीं देखा गया। फिर कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तो प्राप्त हो गई, जिसकी वजह से 1970 के दशक में भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल बन गया और गरीबी और बेरोजगारी का स्तर काफ़ी वृद्धि हुई। यानी कि एक तरफ समस्या तो सॉल्व हुआ, लेकिन दूसरा तरफ जनसंख्या दंड से बढ़ गया। अधिक उर्वरक का प्रयोग होने लगा, सरकार इसमें सब्सिडी देने लगी, परिणाम स्वरूप लगातार ह्रास देखा गया और कृषि में तीव्र वृद्धि में नवीकरण को भी धक्का लगा और पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ा। उर्वरक के प्रयोग से भूमिगत जल में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, जो कि पेयजल संकट को बढ़ा रहा है। और उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए समग्र कृषि में हरित क्रांति लाने के लिए जैविक खेती तथा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो ये सारा हो गया हम लोग का हरित क्रांति क्या है
और हरित क्रांति की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। अब आता है सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति। तो इस पर हम लोग को टिप्पणी लिखना है। तो आज़ादी के बाद भारत में खाद्यान्न संकट सबसे पहले था, लेकिन 1966-67 में भारत में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति आया और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति का दौर आरंभ हुआ। परिणामतः 1970 के दशक में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश बन गया, लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट भी हो गया। लेकिन 21वीं सदी का आरंभ होने तक भारतीय कृषि नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यही से हरित क्रांति की द्वितीय चरण की आवश्यकता भी महसूस की गई, जिसे सतत हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति जैसे नाम से संबोधित किया जाता है। और इसके लिए सरकार ने 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और जनवरी 2004 में एक वृहद कार्यक्रम की भी घोषणा की। और इसी वर्ष MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग NSC का भी गठन किया गया। साथ ही साथ 11-12 में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई और सरकार ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 15-16 के बजट में ग्रामीण विकास की भरकम बजट पेश किया। यानी कि 1966 में पहला हरित क्रांति आया जो कि कृषि क्षेत्र में भारत को पहली बार आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम लोग को कृषि क्षेत्र में फिर से सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र में किसानों को काफ़ी अधिक लाभ मिला, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग हुआ। परिणाम स्वरूप हम लोग को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ने लगा, क्योंकि उर्वरक में सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाने लगा और उर्वरक का अनियमित प्रयोग किया जाने लगा। इसके साथ ही साथ अत्यधिक सिंचाई की वजह से पानी का जमाव होने लगा। परिणाम स्वरूप मलेरिया जैसी समस्याएं आने लगी। तो कहीं न कहीं 21वीं सदी के प्रारंभ में फिर से हम लोग को हरित क्रांति की मांग की जाने लगी, जिसको हम लोग द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति का मौलिक उद्देश्य क्या था? तो 1970 के दशक में जो भी कृषि जनित क्रांति जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत, गोल क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीला क्रांति, पीला क्रांति, तो जो भी क्रांति थी इन्हें एक साथ फिर से आगे बढ़ाया जाए तथा इनके उत्पादन दर में नई उछाल दर्ज की जाए, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा जाल को पूर्ण करते हुए कृषि जनित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं का भी लाभ उठाया जा सके। यानी कि जो पहला हरित क्रांति में जो किया गया था, फिर से हम लोग को द्वितीय हरित क्रांति में भी वही सारा चीज़ को एकीकृत करके फिर से काफ़ी अच्छे तरीके से विकास करना था। इंद्रधनुषी क्रांति के वाहक तत्व में एक तरफ जहाँ जेनेटिक मॉडिफाइड बीज के माध्यम से अप्रत्याशित उत्पादन की बात थी, तो वहीं दूसरी तरफ सतत क्रांति की अवधारणा भी निहित थी और इसके लिए जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग पर बल दिया गया। यानी कि हम लोग इंद्रधनुषी क्रांति के तहत जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का तो प्रयोग करने लगे, जिससे कि उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि होने की मांग की संभावना जताई गई थी और देखा भी गया कि HYV बीज का प्रयोग किए तो लगभग गेहूं के उत्पादन में 200 गुना की वृद्धि हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आने वाला समय फिर से समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि हम लोग सतत तरीके से यहाँ पर विकसित नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं वे सतत क्रांति की अवधारणा को भी सम्मिलित करना चाहते थे, जिसके लिए वे जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट पर अधिक ध्यान देना चाहते थे। फिर एक सदाबहार क्रांति के पीछे सरकार की आकांक्षा क्या है? तो प्रथम हरित क्रांति की जो भी कमियां थी उनको दूर करना। जैसे कि प्रथम हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन में तो काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, 200 गुना तक वृद्धि देखा गया गेहूं के उत्पादन में। लेकिन वही दलहन, तिलहन और मोटे अनाज जैसे सब्जी के उत्पादन में बहुत खास वृद्धि नहीं हुआ था। इसके साथ ही प्रथम हरित क्रांति में क्षेत्रीय विषमता काफ़ी अधिक देखा गया, यानी कि लाभ जो था वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को ही मिला, जबकि अन्य राज्य इससे वंचित रह गया। तो इंद्रधनुषी क्रांति प्रत्येक राज्य की कृषि उत्पादन संभावनाओं को बढ़ाने पर बल देता है। तो ये हो गया हम लोग का सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति। अब ये जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में कृषि संबंधी समझौता क्या है, भारतीय कृषि पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन हम लोग सेम टू सेम सेक्शन सी में, इकोनॉमिक्स के सेक्शन सी में इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और SD बॉक्स। तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे कर लिए हैं। एक बार आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हम लोग का कृषि चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।